हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, नीट एग्जाम में सेल या साइटोलॉजी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार नीट 2020 वाले एग्जाम में तो इसका वेटेज 6 से 7 क्वेश्चन का रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। 90 में से अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं यानी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ये साइटोलॉजी वाली यूनिट जो है, इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। एक सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 11th वाले वॉल्यूम से फॉर नीट पर्पस, नीट एग्जाम के लिए हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें 11th वाला जो एनसीईआरटी का वॉल्यूम है, इससे अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर जो 8 है वो सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना से संबंधित है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है वह जैव अणु, ये देखने वाले हैं। इसके बाद बायोमोलिक्यूल, और एक 10वां चैप्टर इस यूनिट में आएगा, वो आएगा कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका चक्र कह सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों चैप्टर है। एक एक करके इन तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे तो लगभग 7 क्वेश्चन से ज्यादा इससे आए हैं इस बार। काफी अच्छा वेटेज होता है, काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है, और मतलब इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिका की परिभाषा क्या है, तो वो चैप्टर का नाम ही है कि ये जीवन की इकाई होती है। और कौन सी इकाई? कोशिका जीवन की इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। तो कोशिका की परिभाषा क्या हुई कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। यानी कि बिना कोशिका के कोई भी जीव संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन नहीं होता है। वायरस की बात करें तो वायरस की परिभाषा एनसीईआरटी में ऐसे कुछ है। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है कि वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु जो होते हैं यह अकोशिकीय, वेरी इंपॉर्टेंट, जीव है। वास्तव में वायरस ना तो निर्जीव है ना ही सजीव, ये जीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं विषाणु या वायरस। तो इनको एनसीईआरटी ने अकोशिकीय कहा, यानी कि इनकी खुद की कोशिका नहीं होती, ये किसी और जीवित कोशिका पर संक्रमण करने के पश्चात अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते हैं। चूंकि ये संक्रमण करके अपने जीवन दूसरी कोशिका की सहायता से बढ़ा सकते हैं, इसलिए जीव के समान व्यवहार है, पर खुद की कोशिका नहीं है, इसलिए ये निर्जीव भी है। तो ये जीवित व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। कोशिका के बारे में और आगे बात करें तो कोशिका की खोज की बात है। अगर कोशिका की खोज की बात करें तो सबसे पहले, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, रॉबर्ट कोच, नहीं रॉबर्ट कोच नहीं आना चाहिए इसमें। अगर जीवित कोशिका देखें, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन साइंटिस्ट के द्वारा कोशिका की खोज की गई। तो दोस्तों, कोशिका में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे। अब इसके बाद कोशिका के जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो हेडिंग है वह है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का कैसा क्वेश्चन बनता है? पहली बात तो सेल थ्योरी है क्या, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन है। तो शेल्डन एंड श्वान, एवं श्वान के द्वारा दिया गया।
सेल थ्योरी किसने दी? शिल्डेन व श्वान नामक वैज्ञानिक ने दी। सेल थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है? तो इस सेल थ्योरी के अनुसार ऐसा है कि कोई इस थ्योरी का ऐसा कहना है कि कोई भी जीव कोशिका तथा उसके उत्पाद के बने होते हैं। कोई भी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका तथा इसके उत्पाद के बने होते हैं। अब इसमें ये कमी ये रही कि कोई ये बताए कि ये जो कोशिका अभी प्रेजेंट है, ये कोशिका कहाँ से आई? तो इसको समझाया रुडोल्फ विर्चो ने। यानी कि सेल थ्योरी की जो कमियां थी, इस सिद्धांत की कमी थी, वो रुडोल्फ विर्चो ने दूर की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो शिल्डेन और श्वान। कोशिका सिद्धांत में नया पॉइंट ऐड करना या फिर उसमें सुधार वगैरह ये क्वेश्चन पूछते हैं तो रुडोल्फ विर्चो आता है। आइए देखते हैं उसमें क्या है पॉइंट। फ्रेंड्स, सेल थ्योरी का ऐसा कहना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। अब इस सिद्धांत को हम रट लें या अगर समझते हैं तो क्या पॉइंट है कि सभी जीव कोशिका एवं वेरी इंपॉर्टेंट एवं कोशिका के उत्पाद या इसके उत्पाद से बने होते हैं। ये सिद्धांत इतना सा। अब दोस्तों, कोशिका से जीव बने हैं, ठीक है, पर हम तो कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, फैट होता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब तो सेल नहीं है। सेल के संरचनात्मक घटक हो सकते हैं। तो फिर उसमें ऐसा पॉइंट है कि कोशिका तथा इसके उत्पाद, तो ये उत्पाद वही है जैसे कि कोशिका प्रोटीन बना सकती है, कोशिका से वसा बन सकता है ना, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। तो कोई भी जीव कोशिका तथा इन चीजों से बना होता है और भी अलग अलग जो भी है ना, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन वगैरह, ब्लड जो भी बन रहा, तो सेल से बना होता है या सेल प्रोडक्ट होता है उसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। पर यह कहा गया कि सेल थ्योरी में ये सेल कहां से आई, तो इस सेल को बड़ा अलग ही अंदाज में बताया कि नई सेल कहां से आई, तो बोले इसके पहले वाली सेल से आई। तो वो कैसे? यानी कि सेल डिवाइड होती है, आइडिया सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो द्वारा। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत तो शिल्डेन श्वान ने दिया। रुडोल्फ विर्चो इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कि सेल डिवीजन कोई प्रोसेस होती है, इस बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। तो जैसे कि कोई ये सेल है, इससे एक सेल से दो सेल बने, तो कोई ये पूछ सकता है कि यहां पर ये जो नई सेल है ये कहां से? इसके पहले वाली से। तो सही बात है। तो उन्होंने इस सिद्धांत में एक नया पॉइंट ऐड किया। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट तो यह था कि सभी जीव कोशिका तथा उसके उत्पाद के बने होते हैं। तो नया पॉइंट क्या है? रुडोल्फ विर्चो के अनुसार वर्तमान उपस्थित कोशिका इसके पूर्व स्थित कोशिकाओं से आती है ना। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इनका सेंटेंस था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो इन्होंने कहा उपस्थित कोशिका इसके पूर्व वाली कोशिका से बनती है या आती है, जो भी ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि इसके पहले जो एग्जिस्ट कर रही थी, जो उपस्थित थी सेल, उस सेल से अभी वाली सेल आई है। ये नया पॉइंट किसने दिया? ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया। और ये पॉइंट किसने दिया? शिल्डेन एंड श्वान। तो टोटली इसमें 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी में। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। शिल्डेन के बारे में पूछे तो वो
एक बॉटनिस्ट थे, जबकि श्वान एक जूलॉजिस्ट है। इस पैराग्राफ में ये पॉइंट बनता है। अब दोस्तों और आगे अगर बात करें कि इस पूरी कोशिका का एक ओवरव्यू है, पूरी कोशिका में क्या क्या संरचना होती है और उसका क्या महत्व है, आइए कोशिका से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं। दोस्तों वैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है ही सही, इसी के साथ बायोलॉजी को भी अगर समझना है तो सेल का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उनके लिए सबसे मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य। ये भी एक क्वेश्चन है। तो आइए एक और पॉइंट कवर करते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, यह उपापचयी क्रियाओं के लिए मुख्य स्थान होता है। ये क्वेश्चन है। सभी या अधिकांश उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं, बनना टूटना दोनों शामिल आता है इसमें, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। तो अधिकांश उपापचयी क्रियाओं हेतु मुख्य स्थान होता है, मुख्य स्थल होता है, ऐसा पॉइंट है। सेल के ओवरव्यू की बात करें अगर, तो कोई भी कोशिका में एक बाहर सुरक्षात्मक जीवित झिल्ली उपस्थित होती है। दोस्तों आपको पता है जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। आप ये भी जानते हैं कि पादप में कोशिका भित्ति होती, कवक में कोशिका भित्ति होती है, मोनेरा किंगडम के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पर आपको मैं 2 पॉइंट यहाँ जीवित निर्जीव से संबंधित बताऊंगा। यह कोशिका झिल्ली अगर है, कोशिका झिल्ली, जिसको आप और क्या कह सकते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि ये जीवित संरचना है, ठीक है, यह जीवित संरचना है, ऐसा एनसीईआरटी का पॉइंट है, हमको पता है। पर दोस्तों यदि ये प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल हो कुछ भी, और अगर इसके बाहर एक और आवरण हो जिसको मैं कोशिका भित्ति अगर कहूं, या सेल वॉल इसको हम कहें, तो फ्रेंड्स ये सेल वॉल जो होती है यह निर्जीव आवरण है। इसको दृढ़ निर्जीव आवरण कहा या निर्जीव संरचना है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमको लिविंग स्ट्रक्चर कहां से शुरू होता है, तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, लिविंग स्ट्रक्चर पहला बाहर कौन सा होगा, वो होगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है ये बाहर सुरक्षात्मक परत है ही सही, किंतु ये निर्जीव आवरण है, निर्जीव संरचना होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजीव होती है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी पारगम्यता की बात करें तो ये सेलेक्टिव परमेएबल होती है, चयनित पारगम्य होती है, और जबकि ये पारगम्य कहलाती है झिल्ली, ठीक है, पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब दोस्तों और अगर पॉइंट्स देखें तो कोशिका में एक मुख्य कोशिकांग होता है जिसको नाभिक हम कहेंगे, दोहरी झिल्ली वाला, इसको नाभिक कहेंगे। नाभिक के लिए केरियो शब्द आता है, ठीक है, केरियो शब्द नाभिक के लिए आता है। यदि नाभिक उपस्थित है, झिल्ली युक्त नाभिक उपस्थित अगर हो, तो उस सेल को, है ना, झिल्ली युक्त नाभिक यानी कि विकसित नाभिक उपस्थित है, तो ऐसी कोशिका को हम यूकेरियोटिक सेल कहेंगे। ऐसी कोशिका क्या कहेंगे, यूकेरियोटिक सेल कहेंगे। और फ्रेंड्स इस नाभिक के अंदर ही मतलब आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, इस नाभिक के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है अगर ये यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहां होगा,
कोशिका के अंदर जो नाभिक है और नाभिक के अंदर नाभिकीय द्रव्य है उसमें उपस्थित रहेगा। दोस्तों इसके अलावा बाहर बहुत सारी संरचनाएं होती है और जो द्रव्य रहेगा इस पूरे द्रव्य को हम क्या कहेंगे, इस पूरे द्रव्य को हम जीव द्रव्य कहेंगे, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो जीव द्रव्य है यह उपापचयी क्रियाओं का मुख्य स्थान है। इसके अलावा इस जीव द्रव्य में कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि मित्रों एक कोशिकांग यहाँ हो सकता है जिसको आप भली प्रकार जानते हैं, इसका नाम है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो सूत्रकणिका ऐसा कुछ नाम है हिंदी में, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे, कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, ऐसा कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें अगर पादप कोशिका होती तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, या इस तरह से मैं सिस्टर्नी बनाता हूं, इसको हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। ये गोल्जी बॉडी। मित्रों यहां पर एक और संरचना में बनाना चाहूंगा जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। इसके अंदर ऐसे सिक्के का ढेर जमा देंगे, इसका कनेक्शन किया, फिर ऐसे सिक्कों का ढेर। इस संरचना को मैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कह रहा हूं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक तीन ऐसी संरचनाएं है जो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हुए? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये क्वेश्चन है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग आपको पहचानना है तो उसमें आएगा नाभिक, हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियस जिसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी यहां डिस्कस किया है मित्रों, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ठीक है, तो ये तीनों ही संरचनाएं दोहरी झिल्ली युक्त होती है। बाकी कुछ संरचनाएं जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं। अब मित्रों इसमें डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन तीन तरह के स्ट्रक्चर या कोशिकांग पढ़े जाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन वाले तीन स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब आपको विदाउट मेम्ब्रेन वाले भी संरचनाएं मैं बता देता हूं, और आपको यहाँ पर कोशिका द्रव्य और नाभिक के अंदर जो द्रव्य रहेगा उसको नाभिकीय द्रव्य कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दो चीजों से परिचय हो चुका है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और नाभिक के बाहर जितना भी द्रव्य है वो सब कोशिका द्रव्य है, और इसमें अधिकांश उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही, इसमें हो रही, तो वो सभी कोशिका द्रव्य में ही कंसीडर हम करेंगे। आइए मित्रों अब हम देखते हैं